बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ आप लोगों से। लंदन की एक अदालत ने मियां शहबाज शरीफ साहब और सलमान शहबाज को क्लियरेंस दे दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इनका कोई रोल नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून कल से तमाम टीवी चैनल और अखबार इस खबर को नुमाया तौर पर नशर कर लेंगे, लेकिन शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि ये झूठ है। और आज फैसला भी आ गया जहां उन्होंने बताया कि मियां शहबाज शरीफ साहब का उसमें नाम था ही नहीं कि बरी कैसे हुई। हमारे शहर का खान आवासी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मुस्लिम लीग नून के तमाम ज़ुमा आज इस बात पर बाकायदा तौर पर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे थे और हुकूमत को बता रहे थे कि अब आपके पल्ले कुछ नहीं है, आपने फेक और जैली किस्म के हम पर मुकदमा बनाए जिनकी अब हवा निकल रही है। लेकिन इत्तेफाक है कि अभी थोड़ी देर पहले जब ये सिलसिला चला तो फैसला आया तो दूसरी तरफ उनके भी जो ख्यालात हैं वो भी इस वक्त टीवी पर चल रहे हैं कि वो वाकया तो है ही नहीं। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं, तकरीबन जो $25 बिलियन के, उसका जवाब पाकिस्तान में ही देना पड़ेगा। असल क्या है इस पर भी हम अपने पैनल से बात करेंगे। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी 3 साल के बाद अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है और कहा है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन हो रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं ताकि आइंदा इलेक्शन शफाफ। उनमें बाबर अवान साहब हैं और अली अहमद साहब सीनियर मिनिस्टर हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। आपको याद होगा कि कराची में वज़ीर पाकिस्तान का कल का जो दौरा था वहाँ मुराद अली शाह साहब वज़ीर असेंबली बैठे हुए थे, तो वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में कहा कि कराची के लिए सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर काम करेंगे तो कराची की हालत बदलेगी। मसला ये है कि वहाँ पीपल पार्टी की हुकूमत है, जहाँ मुस्लिम लीग नून से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि चेयरमैन नैब आइंदा कौन होगा ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या जावेद इकबाल साहब आइंदा चेयरमैन नैब होंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा है, जो स्पोक्समैन है इस हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, उन्होंने कहा है कि मुल्ज़म के तौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब की किस तरह मशावरत की जा सकती है। ये हमारे सवाल रहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीमा नाज साहबा, PTI की सीनियर रहनुमा हैं, मनूर मलिक साहब हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साहब का प्रेसिडेंट हैं, काशिफ बशीर खान साहब एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब हमारे कानून भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। काशिफ बशीर खान साहब, आगाज करते हैं आपसे कि कल आप देखा कि मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया था उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। उन्होंने तमाम अखबार, डॉन, एक्सप्रेस, दुनिया न्यूज, हेडलाइन ये की आज की सुबह अखबार में लोगों का खबर पहुंच गई कि पेश हुकूमत ने फेक और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ इस किस्म के झूठे मुकदमा कायम किए हुए हैं। लेकिन आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस जब देखा तो उनका मौका ये है कि ये झूठ है, झूठ फैलाया जा रहा है। क्या कि देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि झूठ परसेप्शन फैलाया जाता है और मीडिया के जरिए फैलाया जाता है। मीडिया के जो लोग खरीदे गए हैं, 90s से जो लोग खरीदे गए थे, आज भी उनके पेरोल के ऊपर है। अब जो बात वो करते हैं उसमें जाहिर है कि केसेस तो चल रहे हैं पाकिस्तान में, करप्शन हुई पाकिस्तान में, पैसा यहाँ का लूट के लंदन पहुँचाया गया या इंग्लैंड पहुँचाया गया। तो जाहिर है कि इंग्लैंड की आपको एक पॉलिसी तो साफ नज़र आ रही है कि उनकी इकोनॉमी में ये ब्लैक मनी जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गर्दिश कर रही है। कोई भी मुल्क में, ख्याल में पाकिस्तान भी उसकी जगह होता तो हमें कोई इतराज़ ना होता कि इस किस्म का पैसा अगर हमारी इकोनॉमी में शामिल हो रहा है तो हम जाहिर है कि इन चोरों लुटेरों को प्रोटेक्शन देते। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब लोग जो हैं इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और हमारा जाहिर है कि उनके साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं है कि हम उनको वापस ला सकें। लेकिन इखलाकी मोरल ग्राउंड्स के ऊपर भी इंग्लैंड की गवर्नमेंट, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे कदीम डेमोक्रेसी, जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो हमने उनसे लिया हुआ है, मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मदर डेमोक्रेसी उनकी डेमोक्रेसी को कहा जाता है। तो जब उनका ये रोल देखते हैं तो फिर शर्म का मुकाम नजर आता है। इसमें देखिए कसूर, देखिए मीडिया अगर कंफर्मेशन के बगैर इस तरह की कोई खबर देता है तो सवालिया निशान तो मीडिया पर भी है। देखिए, मैंने तो अभी जो शुरू में आपसे बात की है, बात तो वही है कि आपने मीडिया को कंट्रोल किया और जो इमरान खान साहब हैं, मतलब मैं आई एम सॉरी टू से कि हम जो एज ए जर्नलिस्ट हम नहीं ये नहीं कहते हैं कि हम इनसे हमें कोई मराद चाहिए या कोई मुफादात हैं, लेकिन आपने उन्हीं जो गंदा बैगेज था मीडिया के अंदर भी आपने उनको कैरी किया। वही लोग थे कि जो आपके खिलाफ बात करते थे, जो आपके खिलाफ लिखते थे, आज भी आप उन्होंने आपको सराउंड किया हुआ है। तो आपको जब भले बुरे की तमीज़ नहीं है, आपको ये नहीं पता है
कि आपकी पार्टी को किसने सपोर्ट किया और आपसे मफाद कौन लेता रहा और माजी में कौन मफाद लेता रहा है। तो आज भी अगर आप उनको साथ लेके चलते हैं तो फिर आप जाहिर है कि आज आपका प्रेजेंट गवर्नमेंट का मीडिया में डिफेंड करने वाला कोई आपको साफी नजर नहीं आएगा, बहुत बहुत कम है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो उस तनाजर में मैं समझता हूँ कि देखें, ये आपने अभी शायद खाकान अब्बासी की मैं ये नतीजा निकालूं कि वही जर्नलिस्ट अगर पीटीआई ले लेती तो झूठ बोलते वहां उनकी फेवर करते। फेवर कर देखिए, जर्नलिस्ट का तो काम ही नहीं है झूठ बोलना ना, मेरी आप बात नहीं सर है। लेकिन ये जो आप परसेप्शन की बात फैला रहे हैं कि कल से परसों से जो परसेप्शन फैलाया जा रही है झूठ है, ये सारा झूठ है। आप देखें ना, आप शायद खाकान अब्बासी खुद नैब को मतलूब है, ठीक है जी। मरियम औरंगजेब कौन है आप बताएं? नहीं सुन लीजिए ना, ये चलने की बात। ये देखें यहाँ पे अदालतें देती हैं एक एक महीने की डेट, ठीक है जी, और आपके केसेस नहीं सुने जाते। इनके आम शख्स को डेट तक पहुंचने में भी, अदालत तक पहुंचने में साल लग जाते हैं। देखिए दोहरा म्यार जहां इंसाफ का होगा तो फिर यही होगा। आप जर्नलिस्टों की क्या बात करते हैं, यहाँ तो सिस्टम कोलैप्स हुआ, चोक हो चुका है, जंग आलूद सिस्टम है। तो मैं नहीं समझता कि जो $25 अरब की जो आप कह रहे हैं कि जो लॉन्ड्रिंग हुई है, वो हमने खुद रिपोर्ट की थी, हमने उसकी ब्रेकिंग न्यूज भी मैंने दी थी। तो वो इतने क्लियर कट सबूत हैं कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा नहीं बच सकते उससे। पाकिस्तान अंजाम तक केस क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि फेक तो होते हैं। इससे पहले आपने देखा कि मुख्तलिफ हुकूमतें 11 साल अंदर है, क्या निकला। वजह यह कि बाद में कौन जवाब देगा सिस्टम को। सिस्टम चल नहीं रहा, और अगर नहीं चल रहा तो अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री नहीं चल रही, गोमों की हालत रहती है, कौन आएगा, कोई जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। यहाँ झूठे मुकदमे बनाए तो जाते हैं ना। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए बात यह है कि हमारे किसी एक इदारे के आप SOP दिखा दें, आप करप्शन को रोकते नहीं हैं। आप हाँ ले लें, हमारा भी दे दें जी। हम ये कहते हैं कि सर जब आप इदारों में करप्शन को रोकना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे रोकें। ये कोई नहीं है कि 4 साल 5 साल आप उन्हें फ्री हैंड देते हैं और उसके बाद बार्गेन करते हैं, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं आते तो आप उनके खिलाफ वो केसेस निकाल लेते हैं। चलो मैं देता हूं, बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर से करप्शन खत्म हो तो आपको अपने सिस्टम में वो रिफॉर्म लाने चाहिए जिससे वो पहले दिन करप्शन करे और पकड़ा जाए, या उसको पता हो कि मैं आप देते हैं फ्री हैंड लोगों को, वो फ्री हैंड लेके जो मर्जी करते हैं। आप देखेंगे आपके यहाँ जितनी माजी में पॉलिसीज बनी उसके अंदर एक बजट को उठाया और उसको दूसरी डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया, दूसरे से उठाया तीसरे में मर्ज कर दिया, फिर जब देखा तो उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स बना दी। तो जब इतने इख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास हैं या प्राइम मिनिस्टर के पास हैं तो आप क्या समझते हैं कौन सा निजाम में रिफॉर्म लेके आएंगे? पाकिस्तान मौजूद होते हैं जी, पब्लिक अकाउंट कमेटियां मौजूद होती हैं, फिर केस उस वक्त क्यों सर वो आपके हैं ही नहीं है ना, सिस्टम में आपके एरर है। सब तो सबसे बड़ा एरर ये है कि मेरे सीनियर ने जब उसको पुट अप करना है तो केस होना है, वरना तो केस ही नहीं है। तो उसको करते करते कई साल गुजर जाते हैं। जो दुनिया में काम हुआ है ना जी, वो ये हुआ है कि आप एक स्टेप करेंगे वो कहेगा रॉन्ग है, आप अपने स्टेप को वापस करें अपने आप को। जब तक आप सिस्टम में लोगों के राइट्स को डिफाइन नहीं करते, जब तक आप SOPs ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बनाते, आपके यहाँ कभी जस्टिस हो ही नहीं सकता। और इसके ऊपर हम सबको भुगत चुके हैं और हमने बाकायदा इसकी प्रेजेंटेशन कई दफा दी है कि अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो तो इंसाफ के कुछ पैरामीटर्स होंगे ना, आप उसको मेंटेन करें। आपका एक ASI चाहे तो बंदे को सजा मौत करवा सकता है और वो चाहे तो बरी करवा सकता है। आपकी रिकॉर्ड कीपिंग है सर, एक जगह पे पड़ी है ना, अगर मैं रिकॉर्ड ही बदल दूं तो क्या कर लेंगे आप? देखिए दुनिया में मल्टी स्टेज होती है, इंसाफ के तकाजे ये हैं कि आपकी चीजें सिस्टमेटिकली तरीके से ऑपरेटिव हो। ये नहीं है कि एक हुक्मरान जाने से, एक के आने से, एक को ब्लैकमेल करने से, एक को पकड़ने से ये निजाम चले। इकबाल शाह साहब खैरियत से ठीक ठाक है। मुझे बताइए कि ये हर दौर में ऐसा होता रहा है और उसका अंजाम आपको सारा पता है कि अगर फौजी हुकूमतें भी हों और वो भी केस जब बनाती हैं तो उनके पीछे ज्यादा सबूत नहीं होते। अब भी मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस बनाए गए और चल भी रहे हैं, तो लंदन की अदालत ने फैसला किया है, वो उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये जो केस बनाए गए थे झूठे हैं और सारे अखबारों में छापा है, टेलीविजन पर भी आप देख रहे हैं डिबेट। हुकूमत कहती है ये झूठ है, उसमें तो शहबाज शरीफ का नाम, इन्हें फैसला भी आ गया। कौन सी बात सच मानी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है
कि काशिफ बशीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, मैं उनको सुन रहा था, और साथ आपके जो दूसरे गेस्ट भी थे। इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम बिल्कुल जिसको नहीं कहते कि तबाही के दहाने पर पहुंचे हुए हैं। कभी हम बात करते थे ना कि जी नहीं अभी इस मुल्क में अदालतें कायम हैं तो लोगों को मसला कोई नहीं, इंसाफ मिलता रहेगा। मैं आपसे ये कहूं कि इस मुल्क के अंदर पिछले 74 सालों के अंदर जस्टिस तो लोगों को सर्व हो ही नहीं सका, जिसको कहते हैं इनएक्सपेंसिव, यानी सस्ता इंसाफ और फौरी इंसाफ। तो मैं एक आपसे अर्ज करूं, ये पूरा सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स होने की तरफ चला गया हुआ है कि इसके अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैं बड़ा उस लिहाज से मैं देखता था कि नहीं साहब सब कुछ ठीक हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले स्पेशली 13 सालों के अंदर, और फिर ये पीटीए का भी जो दौर है 3 साल का, इसके अंदर भी आप सब ने देख लिया होगा कि कोई एक बेहतरी की गुंजाइश तो आपको नजर नहीं आती। यानी आप ये देखें, आपको लगता है चलो यार आज को गलती हुई तो आपकी बात से ये अखज़ किया जाए कि यहाँ बादशाह तो है नहीं, जब तक सीआरपीसी है, मुल्क का कानून उसी तरह मौजूद है, जिन 5 मंजिला निज़ाम है अदालतों का, वो उसमें अपील जा सकती है, तो या तो उसे खत्म करें वरना उसका ऊपर चलना पड़ेगा। बादशाह तो है नहीं कि रस्सा लटका के सजा दे दी जाए। नहीं, मैं आपसे बोल तो बात मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। देखें ना, दूसरी चीज उससे भी बड़ी जो खराबी है, पुलिस का तस्करा हुआ है इस मुल्क के अंदर। आज अगर आप पुलिस को डिसबैंड कर दें, एक नई फोर्स की तशकील दे दें, आपके मुल्क के अंदर 70% क्राइम खत्म हो जाएंगे। मैं आपसे ये बताऊं, अगर किसी को ये खुशफहमी है कि पुलिस इटसेल्फ या जो पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट है वो कहेंगे कि नहीं इस मुल्क के लिए या इस मुल्क के लोगों की खिदमत के लिए कुछ काम कर रही है, देयर इज नथिंग ऑफ दैट काइंड। पीटीए को 3 साल हो गए, ये कौन सी चेंज लेके आए? ये रोते रहते हैं हर वक्त के जी ये पुराना गार्बेज है, ये फलान सिस्टम खराब था, हम क्या करें, 30 साल का गंद था, तो फिर दावे क्यों करते थे? आई एग्री विद यू 100%। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के लोग जब हमारे साथ बैठा करते थे तो मैं खुद महसूस होता था नहीं यार इनकी बड़ी ग्रिप है, यार ये बड़ा काम करके दे देंगे। और पिछले 3 सालों के अंदर सिवाय वो रटे रटाए जुमले बोलने के और आप देखिए इनकी किसी तरह की कोई इनकी वो लफ्जों पे मतलब अंगूठे तो है ही कोई नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, या ओवरऑल गवर्नेंस किस तरीके से होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इन सरकारी इदारों के अंदर जितनी ज्यादा खराबी इससे पहले थी उससे कई गुना खराबी हो चुकी है, एंड दे आर एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव। देखिए ना, अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो खड़ा होकर कहे नहीं जी ब्यूरोक्रेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई एम विद यू, वेयर एज इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के अंदर इस ब्यूरोक्रेसी ने मैक्सिमम रोल प्ले किया है। और मैं आज भी आपसे कहने को तैयार हूँ, कल आपने देखा कि 25 एसी उन्होंने चेंज कर दिए पंजाब के अंदर। भाई अगर वो काम नहीं कर रहे थे ना, उन 25 एसी को आप घर भेज दें और उसके बाद देखें कि कैसे अगले जो एसी आते हैं वो कैसे काम नहीं करते, वो सुबह से लेकर रात तक कैसे नहीं खड़े होते। आप मुझे ये बताइए, आपकी फौज का एक सोल्जर जो है वो 24 घंटे का एक लिहाज से आपकी सरहदों का मुहाफिज है, वो खड़ा होता है, तो एक एसी जो है या और कोई सरकारी अफसर ले लें, वो भी सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी करता है, उसके बाद इज नॉट अवेलेबल। और फिर वो पब्लिक उसके दफ्तर में उस तरीके से क्यों नहीं जा सकती, वो लोगों को फैसिलिटेट क्यों नहीं कर सकता? अपना हमारे साथ सीमा नाज साहब है, उनसे पूछें। सीमा नाज साहब, अब बताइए कि आपकी भी बड़ी जद्दोजहद है, आप तो बड़े जज्बे लेके आए थे और 26 दिन वहाँ आपने लोगों को ललकारा कि नालायक हैं, तो ये सारी मुकदमों की तरफ लोगों की आप बेस्ट को कन्वर्ट करते रहते हैं। आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको जवाब लोग मांगते नहीं है जब बाजारों में आप जाते हैं या देहातों में जाते हैं। अच्छा जी, थैंक यू। एसएस साहब की बड़ी जज्बाती तकरीर थी और वो मैं बड़ा फील कर रही थी कि वो बिल्कुल सही है, बड़ी लॉयल्टी के साथ बात कर रहे थे। बातें सारी बहुत अच्छी हैं, मगर यहाँ मैं थोड़ी सी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की है, हम तो खुद ब्यूरोक्रेसी के बड़े सख्त खिलाफ हैं। अभी रिसेंटली हमारी महंगाई के खिलाफ कमेटियाँ कुछ बनी थी जो इसी तरह स्टोर्स पर जाकर उनकी रेट लिस्ट चेक किया करती थी। आप यकीन कीजिए कि जस्ट 1 हफ्ते के अंदर ही उन कमेटियों ने रिजाइन कर दिया और वजह यह बताई कि जो हमें ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती। तो ये एक फैक्ट है कि ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा कलंक का टीका है, मैं समझती हूँ। तो मगर दुख की बात ये ना कि देखिए, मुझे बताएं खान साहब क्या क्या करें। प्राइम मिनिस्टर हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी बाहर खड़ा कर दे, पुलिस को भी बाहर खड़ा कर दे। आप बताएं कि सारा स्टाफ जो पटवारियों का उनके भी हम खिलाफ बोल रहे हैं,
तो किस किस तबका जो है वो को हम बाहर निकालेंगे और कौन कौन सा तबका सड़कों पे कल खड़ा होगा, तो आप सोचेंगे गवर्नमेंट का क्या बनेगा? नहीं, मुझे बताइए कि जुल्फकार अली भुट्टो जब आए थे उन्होंने एक डिपो सिस्टम किया था कि मुफ्त के लोगों को कार्ड इशू किया जाए। इंडिया में भी मनमोहन सिंह ने यह काम शुरू किया। अब आप जो आपके यूटिलिटी स्टोर है वहाँ अरबों रुपए की आप सब्सिडी देते हैं और वो मुलाजम को बेच के खा जाते हैं। मतलब वर्कर को अगर ड्यूटी दी जाए, मल्लाबाद कमेटियां मॉनिटरिंग बनाई जाएं, तो क्या ये उसकी सपोर्ट नहीं होती मैजिस्ट्रेसी? सबसे अच्छा किरदार अगर कोई अदा कर सकता है, मैं समझती हूँ, वो है हमारा बल्दियाती सिस्टम, क्योंकि एक यूसी लेवल पर जो है मॉनिटरिंग होती है और यूनियन कौंसिल लेवल पर ही बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो सकती है। तो क्योंकि ये पिछला सिस्टम जो बल्दियाती था वो आपको पता है कि उसमें क्या कुछ नहीं हो रहा था। बिल्कुल वही तो मैं आपको अर्ज कर रही हूँ। अब इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन बल्दियाती करवाने जा रहे हैं तो उसकी वजह यही है कि उसमें प्रॉपर जो वर्कर था, मैं समझती हूँ पीटीआई में एक बहुत बड़ा जो फ्लॉ रह चुका है, जो मेरा ख्याल हर प्रोग्राम में इस टॉपिक पे बात की जाती है कि वर्कर इग्नोर हुआ। नो डाउट कि अगर पीटीआई का लॉयल वर्कर जो था वो आगे लाया जाता तो डेफिनेटली आज हालात कुछ और होते। ये एक फैक्ट है कि वर्कर को चलो मैं कहती इसी मुल्क के नुमाइंदे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आपके बात मान ली जाए, तो उन्होंने कहा है इसे बहाल करो, तो फिर बहाल ना करने की क्या वजह? लेकिन बहाल मैं आपको बताता हूँ कि बी कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, आपने देखा तो इंतहाई फेयर इलेक्शन की तरफ हम जा रहे थे। एक और बात यहाँ मैं करती हूँ कि जो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप जब भी ये टॉक शोज होते हैं, बात होती है फलां मिनिस्टर चोर है, फलां चोर है, फलां दोबारा आया इलेक्शन में। एक शख्स जो जिस पर करप्शन के एलिगेशन होते हैं वो 4-4, 6-6 बार दोबारा इलेक्शन लड़ता है, उसी की फिर औलाद आकर इलेक्शन लड़ती है। मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा रिफॉर्म की अगर जरूरत है तो वो इलेक्शन कमीशन है, जहां पर इस चीज की बहुत पाबंदी और सख्ती होनी चाहिए कि जिस पर भी ये एलिगेशन है वो दोबारा इलेक्शन न लड़ सके। मेरा ख्याल है कि बहुत सारा सिस्टम हमारा यहीं से ही ठीक हो सकता है। दूसरा, अगर मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी अगर एलिगेशन हो भी तो एक मौजूद मुद्दत के लिए उसको इससे फारा किया जाता है, तो वो फिर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वो तो फिर आवाज नहीं कर सकते। मैं यही तो अर्ज कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज पर है। दूसरी हम बात करते हैं, आपने तमाम हमारे पार्टिसिपेंट से बात की, इस जो अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ का ये एलिगेशन खत्म हुआ है, मैं थोड़ा सा इस पर भी गौर करना चाहूंगी। देखें, बात ये है कि यहाँ दोहरा मयार की काशिफ साहब ने बात की, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के अंदर तो दोहरा मयार है, मैं समझती हूँ कि बाहर के मुमालिक में भी बहुत दोहरा मयार है। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आफिया सिद्दीकी का केस क्या था, इंतहाई छोटा सा केस कि उसने एक अगर केस था और उस पर एक इतना बड़ा उस पर एसेट रिकवरी यूनिट जो है उन्हें खत लिखा, ये भी रिकॉर्ड पर है, 270 उसको परसू क्यों नहीं किया? देखिए, इस पर परसूख हमारा काम नहीं था, ये तो एक बैंक ने एक एलिगेशन लगाया था कि इस तरह की ट्रांजैक्शन जो है उसमें 8 अरब की, शायद 8 अरब की जो है वो उसकी समझ नहीं आ रही थी कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ से हुई है। जब उस ट्रांजैक्शन के लिए ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ, एक दुबई से भी सारी आपकी ट्रांजैक्शन पता की गई। सीमा को यहाँ पे मैं सेकंड करूंगा, ये अभी इन्होंने नए सिरे से पहले कबल वक्त मिठाई खा ली है नून लीग वालों ने। अभी तो जो 25 अरब की जो करप्शन हुई है ना ये पाकिस्तानी अदालतों के अंदर, और मैं बिल्कुल मैं इसी तरफ ही आ रही थी। पर जो एक चैनल का वहाँ पे जो बैठा हुआ है ना, जो मीडिया हेड है वहाँ पे यूके के अंदर, ये सारा उसका फैलाया हुआ है। रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। इसमें तो नवाज के अंदर हमारे साथ हमने ब्रेक की तरफ जाना है, काशिफ एक लाइन भी दे दें। देखिए, आप वो कहते हैं निकल गया सांप अब लकीर पीटा कर, बाद में ये रोते रहते हैं भाई उन्होंने ये जो फर्स्ट स्टेप ले लिया है, अवाम तक पहुंच गया। इकबाल साहब देखिए, मैं डिफर करूंगा आपसे, अवाम भी जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि शायद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम नवाज शरीफ या फिर वो मरियम जो दूसरी है वो नर्स की बेटी जो है, क्या नाम है, मरियम औरंगजेब, इनकी बात का अवाम पे कोई इफेक्ट पड़ता है? उनके फॉलोअर तो है ना, नहीं फॉलोअर आप समझते हैं ना, फॉलोअर हैं, ये तो पेड लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं, ऑल आर, मतलब ये देखिए ये सब नैब को मतलूब है, ये सब करप्शन केसेस में हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, सुन लीजिए, देखिए अदालतों के, देखें अदालतें मुकद्दस गाय नहीं है। आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन इन सेइंग कि दोहरा मेयार है, दोहरा इंसाफ है, और अदालतें इनकी साइड लेती हैं, दैट्स व्हाई ये खुले फिरते हैं। मतलब सब क्या इसमें तो ये कोई दो राय नहीं है। प्रोडक्शन पे काम करना चाहिए। ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, इनसे बड़ा फ्रॉड भी कोई नहीं है। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जी आप प्रोडक्शन होने नहीं देते, ना आपने कोई सहूलतें दी हैं लोगों को मंडी तक आने की, ना मंडी से आगे आने की, ना सेल की, और आप चेक एंड बैलेंस पे डाला हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 ये है सर कि अदालती निज़ाम के लिए ज़रूरी है कि मेरे हर डिपार्टमेंट के SOP डिक्लेयर्ड हो
और वहां से इन्वेस्टिगेशन से लेके ऑनवर्ड आपकी प्रॉपर फाइल गई हो, उसमें कंफ्यूजन ना हो। एक जज बैठ के आपकी मर्जी के बंदे को सजा मौत तो दे नहीं सकता या उसको बैन तो कर नहीं सकता। देखिए हमारा पूरा सिस्टम जो है वो टेक्निकली रिफॉर्म मांगते हैं, जिसके लिए हमने इमरान खान को वोट दिया था और जो हम आज भी चाहते हैं कि अगर वो रिफॉर्म एक लाइन का मैं इनको रिप्लाई करना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी जो है ना मादर पिदर आजादी चाहती है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती है। आप सहूलतें ले लें, टैक्स आप नहीं देते हैं पूरा। सर ऐसे नहीं होता सर, आप बात को सर दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि बिजनेसमैन को सहूलतें दीजिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि उनकी चोरी को एड्रेस किया। मैंने सिर्फ ये कहा है सर, मैंने ये कहा है सर, मैंने ये कहा है कि आप प्रोडक्शन करवाएं। मैंने ये नहीं कहा कि आप कैसे करवाएंगे। देखिए यहाँ पे माफियाज हैं, हर जगह पे माफियाज हैं। आप फिर गंदम ब्रेक हमारे साथ है। अब बात करेंगे इस पर कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन को आइंदा इलेक्शन के लिए इलेक्शन रिफॉर्म पर जो है वो दावत दी है कि मुज़ाकरात किए जाएं और 2 मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इस पर हम बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. निमरात, काफी टाइम हो गया, घर चले? लेकिन पैसे तो सारे हमने शॉपिंग पर खाने पे लगा दिए और पी कार्ड भी चल रहा है। पी कार्ड्स? नो वरीज, माई लिफ्ट है ना। माई लिफ्ट, आसानियों का सफर। वो कौन है जो तुम्हारी जिंदगी की खातिर यूं मौत के सामने खड़े हैं? है जिसने अपनी ये जिंदगी दांव पर लगा दी है उसके घर में भी एक मां जो कभी मुसल्ले से उठ न पाए। वतन के आशिक हैं, मुश्किलों से ये कब डरे थे जो अब डरेंगे। ये गाजी होंगे, शहीद होंगे, ये सब लड़ेंगे। ये वो डॉक्टर्स, ये वो हमारे एलाइड पैरामेडिक्स हैं जो आपके घर वालों के लिए कोरोना के खिलाफ खड़े हैं। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मलिक साहब बड़ी 3 सरकतें देर आई आने में, उनको शुक्र है फिर भी आए, तो एक ज़िद बनाई हुई थी। इस मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरियत किसी की ख़ानदानी जागीर नहीं है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे और अवाम के लिए कानून साजी करनी होती है, वो भले अपोजिशन हो कुछ हो। वहाँ गुस्सा बना के बैठ जाते हैं। मैंने बात नहीं कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है। क्या कहेंगे, ये सियासत है या वाकई? अब अच्छा इकदाम किया उन्होंने, चले देर है दुरुस्त है वाली बात है, लेकिन इसमें फ्रूटफुल कितना काम होगा या नहीं होगा। देखिए कोई भी लेजिस्लेशन अगर करनी है आपने मिलकर चलना है, और जो सूबे की हुकूमत है, जो मरकज की हुकूमत है, उनके अंदर बहुत सारा होमवर्क चाहिए होता है। इस तरह नहीं होता फिर वो एक दूसरे को गिला शिकवा करते रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में तो वहाँ जो कानून साजी करें, जो अवाम का ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल, उसमें कोई खराबी है तो वो ठीक करें। सर वो ऐसा नहीं ना होता। हम पता क्या करते हैं, एक एजेंसी के ऊपर एजेंसी बनाते हैं। आपकी गवर्नेंस का क्या इशू है? मल्टीप्लाइड एजेंसीज हैं और सब आपस में एक दूसरे से कंट्राडिक्शंस हैं। जब वो कंट्राडिक्शंस हैं उसको एड्रेस कौन करेगा? नहीं, ये करें आप लोगों की जो इंडस्ट्री लगती है उसमें बिजली का जो मैंडेटरी है कि वापडा कनेक्शन देगा, इनको आज़ाद करें
और लोग सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ये देखें FBI है, वो नोटिस पे नोटिस सर्व करता जाता है। किसी अदालत में मुझे बता दें कि कोई जाके कहे कि जी FBI क्यों नोटिस इस तरह के सर्व करता है, इलीगल नोटिस होते हैं। आपको बहुत पैसे मिले हैं पिछले दिनों। सर होता ये है कि टेक्निकली अगर आप करते हैं तो वो आपका दिन और रात का उनके साथ कनेक्टिविटी है। वो आपको किसी न किसी ऐसे केस में फंसा देंगे कि आप वकीलों को फीसें देते रह जाएंगे और ख्वार होकर अपना बिजनेस नहीं कर सकेंगे। देखिए इस मुल्क में हम तो कहते हैं रिफंड के अलावा मैं कहता हूँ मैंने पिछले दिनों DG को अपना नैब को एक दोबारा अपना सा लेटर दिया है, वी आर नॉट कैपेबल टू से नो टू द करप्शन। हम है ही नहीं, पता है ना रिफंड पर अरबों रुपए लोन 40% 25%। सर जब तक आप ये मैकेनिज्म एडवांस टैक्स का रखेंगे आपके खजाने में पैसा नहीं रहेगा। सर आपके खजाने में पैसा नहीं आ सकता। उसकी वजह ये है कि आपने एडवांस टैक्सेशन का निजाम रखा हुआ है, आप टैक्स के लिए कोई काम नहीं करते। आपकी फिजिकल पॉलिसीज, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कोई ऐसी नहीं है कि एडवांस टैक्स से आपकी क्या मुराद है? मसलन की जब प्रोड्यूस हो रही थी चीज वहां ना लिया जाए। सर मैंने इंपोर्ट की, वहां से लिया, बिजली पे लिया, गैस पे लिया, वो सारी की मैंने डॉक्यूमेंटेशन करनी है आपको कि मेरे से आप 1000 रुपए ले गए, मेरा 200 रुपए टैक्स बनता है। अच्छा फिर वो साल के बाद मैंने रिटर्न में फाइल करना 1.5 साल के बाद। 1.5 साल के बाद आपको पता चलना है कि मेरे आपने कितने पैसे देने और मैंने आपके कितने पैसे देने थे। तो रिजल्ट है कि आप अपने रेवेन्यू टारगेट मीट करते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट ऑफ कैपिटल होता है, जिसकी वजह से आपके यहाँ इंडस्ट्री नहीं आती, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से जिसकी तरफ काशिफ बशीर साहब कह रहे थे बात, वो माफिया क्रिएट हो जाता है जिसकी कनेक्टिविटी होती है और वो पैसा ले जाता है। सीमा से मैं ले लो आपकी तरफ फिर आता हूँ। सीमा बताइए कि मसलन अपोजिशन जो लीडर है उसका नाम शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, वो को रिप्रेजेंट करता है अवाम को। अब चेयरमैन नैब कौन होगा ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हो सकता है कोई ऐसा ही नया बंदा निकला है या यही एक्सटेंशन पर चले जाएं। आप रन कहते हैं कि हमने मशावरत नहीं करनी, कि कानून को भी आप रोन देते हैं, तो किस तरह ये काम चलेगा? जी मैं अपोजिशन के साथ बात करना चाहता हूँ इलेक्शन रिफॉर्म पर, वो कैसे बात करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखिए कि प्राइम मिनिस्टर का ये राइट है कि कोई भी डिसीजन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अपोजिशन को हर चीज़ में, हर मामले में साथ रखें। वैसे भी अपोजिशन ने क्या किरदार अदा किया है? आप मुझे बताएं कि इन 2-3 सालों में पार्लियामेंट में बैठे रहे हैं, हर दफा यही हुआ उठ के चले जाते थे। तो कौन सी लेजिस्लेशन? जब आपकी अपोजिशन पार्लियामेंट में ये किरदार अदा कर रही है तो बाकी आप उसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपकी कितनी तादाद है? कोरम तो आज भी पूरा नहीं था। नामा देना नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये नहीं कहती क्योंकि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन ये होना चाहिए कि हर पार्लियामेंटेरियन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि वो वहाँ बैठे और अपनी प्रेजेंटेशन शो करे। ये तो कोई बात ही ना हुई कि आप दो 3 दफा इजलास ही नहीं अटेंड करते। एक इजलास पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो अवाम के खर्च होते हैं। मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। देखें आप इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देखना पड़ेगा कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनाया गया। नैब को मतलब बहुत सारे केसेस फैसला नहीं हुआ, एक अलग डिबेट है। मियां नवाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी चेयरमैन बना दिया, इधर इसको बना दिया, हमजा को अपोजिशन लीडर भी बना दिया। मुझे बता दीजिए कि बुरी से बुरी डेमोक्रेसी में भी कभी ऐसा हो सकता है कि एक करप्ट आदमी, देखिए बात सुने, मतलब मुझे नहीं, इसका 18वीं तरमीम से ताल्लुक नहीं है अपोजिशन लीडर का। नहीं, वो दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले देखिए मैं बात में कर रहा हूँ कि जब डेमोक्रेसी मुकम्मल हो जाए, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कानून में ये है नहीं। आइडियल देखें, आइडियल ही सिस्टम हमेशा आइडियल होता है। खराब कौन करता है? वो नवाज शरीफ करता है, वो शहबाज शरीफ करता है, आपकी हुकूमत की करप्शन करेगी। अब देखिए मैं जो बात कर रहा था, मुझे सुन लीजिए। अच्छा, इनको ऑपोजिशन लीडर बनाने का मकसद क्या था? वही मकसद था कि केओस फैलाया जाए। इनसे जब भी गवर्नमेंट ने बात करने की कोशिश की, इन्होंने आगे से 10 पॉइंट रखे, जिनका लुबे लुबाब ये था कि नैब के चेयरमैन को चेंज किया जाए, हमारे जो केसेस हैं उनको खत्म किया जाए, हमें एनआरओ वो इमरान खान साहब कहते हैं वो ये चाहते ये थे कि हमें दोबारा सुना तय हो गया कि जो मसलन खुर्शीशा क्यों बना रहा। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कोई आईनी या कुरानी सहीफा तो नहीं था, वो तो एक मुशर्रफ के खिलाफ, एक डिक्टेटर के खिलाफ मुहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया था। उसके बाद जब मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन के बाद उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ समझते हैं कि अपोजिशन बात करना चाहती है। नहीं, अपोजिशन की बात तो होगी नहीं, मैं आपको यही तो कहने जा रहा हूँ, क्योंकि बात नहीं होगी। जब बात होगी तो वहां कंसेशंस की बात होगी। कंसेशंस किसके लिए उनको चाहिए? मियां शहबाज शरीफ के लिए, मियां शहबाज शरीफ की फैमिली के लिए, हमजा के लिए और उसके मियां नवाज शरीफ की फैमिली के लिए। नहीं, पॉपुलर नारा नहीं है जी, उनका मकसद ही यही है।
आप देखें ना, ऑपोजिशन का 3 साल का दौर, अगर गवर्नमेंट का फेलियर है परफॉर्मेंस में, ब्यूरोक्रेसी को स्नैप करने में, ठीक है, लेकिन ऑपोजिशन का 3 साल की सियासत देखें, उनका जो हर जुमला है, हर बात उनकी वहीं पे तार टूट रही है कि जी मियां नवाज शरीफ को कंसेशंस दी जाए, शहबाज शरीफ को दी जाए। जो भी मलिक साहब ने बात की उसमें फेलियर, मैं उधर 1 मिनट लूंगा आपका, बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट्स का। देखिए, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो मियां शहबाज शरीफ ने खत्म किया था, ब्यूरोक्रेसी, वो पुलिस है, वो FIA है, या इनकम टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, या एक्साइज और कस्टम्स है, ये सब डिपार्टमेंट को शुतर बेमहार की तरह ये फैलते हैं और किसी को छोड़ते नहीं है। ये सारे डिपार्टमेंट्स का इंटरनल ऑडिट सिस्टम को इफेक्टिव करना इस गवर्नमेंट का पहले दिन का काम था, जो आज नहीं कर सके, और जिससे ब्यूरोक्रेसी भी परेशान है, आम जो बिजनेस कम्युनिटी, आम लोग, और इवन खुद गवर्नमेंट भी परेशान है कि जैसे प्राइस कंट्रोल कमेटी का इन्होंने कहा, मैं गवाह हूं, ये सब ऐसी वैसी जो स्टेट है ये कुछ भी नहीं करते हैं। ये कप है, ये 4 दुकानें हैं, साथ साथ सबकी प्राइसेस डिफरेंट है, प्रोडक्ट एक है और उसको नोबडी इज देयर टू कंट्रोल दैट। और ये जाहिर है कि ये ब्यूरोक्रेसी को जब तक आप सनअप नहीं करना बंद नहीं करेंगे, बात ये नहीं है, ये है करते हैं सियासतदान, नोटिफिकेशन से मैजिस्ट्रेट बनाते हैं, वो क्या करेगा? नहीं, मेरी बात सुने बादशाह साहब, ये इतना सिंपल नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये ब्यूरोक्रेसी 2 साल तक तो इस चक्कर में रही है, मखमसे में रही है कि शरीफ फैमिली वापस आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद ऊपर से इनकी ग्रिप पंजाब में बहुत कमजोर, इनकी ग्रिप बहुत कमजोर थी। मैं आपको ये बताता हूँ, आप मुझे बताइए, वो नवाब ऑफ काराबाग जो था, वो कितनी देर में उसने लागू किए थे कवानीन? उस वक्त डेवोल्यूशन नहीं, वो देखें, डेवोल्यूशन कुछ नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? आपके गवर्नमेंट की रिट ही नहीं है, आपके पंजाब में रिट नहीं है, आपका चीफ मिनिस्टर जो है वो इस काबिल नहीं है कि इन सबको ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सके। आई एम सॉरी टू से, ये रॉन्ग चॉइस थी, इनकम्पिटेंसी है, इनकम्पिटेंसी प्लस करप्शन इज देयर। और आप ये देखें कि इस किस्म के, आप मुझे नहीं समझ आ रही कि इमरान खान जैसा लीडर जो कहता है मैंने 22 साल बहुत जद्दोजहद की डेमोक्रेसी के लिए, आज अगर वो 3 साल के बाद भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे इंसिस्ट करता है तो फिर हम जाहिर है कि यहाँ छोटी सी मैं इकबाल साहब 1 मिनट लूंगी सिर्फ। काशिफ साहब ने बड़े माशाल्लाह एलिगेशन लगा दिए। मुझे ये बताएं कि अगर कोई प्रूफ किसी के पास है तो क्यों नहीं केस लड़ता? देखिए, हमने कितने मिनिस्टर्स, कितने MPs, कितने MNS, इवन हमारे अपने, हमने उनको पेश किया। तो ठीक है ना, अगर आपको किसी पे शक शुबात है, कोई आपके पास प्रूफ है, तो आप जाएं कोर्ट में पढ़िए। नहीं करते आप, मेरी आवाज आ रही है? कर्नल साहब बताइए, क्योंकि मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया ने मसाइल को हल किया है, यहाँ सिर्फ डिबेट और सिर्फ डिबेट होती है। मुझे बताइए कि अगर ब्यूरोक्रेसी जो है ये साबका लोगों के रिश्तेदार तो नहीं थी, काम लेना होता है, उनके साथ मिल के काम करना होता है, फिर ये भी आप उनको बताना होता है कि मैं आपसे बेहतर राय रखता हूँ, मुझ में कॉम्पिटेंसी है, तभी उनको पता चलता है कि इस बंदे में कोई इल्म का मुझसे ज़्यादा कोई चीज़ है, तो वो काम भी करते हैं। फिर सच्चाई में बड़ी कुव्वत होती है। जब आदमी सियासतदान बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो तो फिर काम चलता है। ये ब्यूरोक्रेसी खराब है तो फिर आप किस लिए आए हैं? देखिए, मैं एक आपसे अर्ज करूं, जब ये हुकूमत आई तो नेचुरली लोगों की बड़ी होप्स थी, बिकॉज दे मेड वेरी वेरी टॉल एंड हाई प्रोमिसेस, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 90 दिन की कहानी, बाकी सारा जो कुछ भी हुआ। मैं एक आपसे अर्ज करूं, आपने एक बड़ी बेहतर और अच्छी टीम को सिलेक्ट करना होता है, एंड दे आर सपोज टू बी वेरी कॉम्पिटेंट, और उनको एक एक चीज का पता होना चाहिए। मैं सीमा साहब से साफ बात कहूंगा कि इनकी चाहे पंजाब गवर्नमेंट है, इवन KP की बात करें या फिर फेडरल गवर्नमेंट की, इन्होंने तो अपनी जो वुज़रा हैं उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, चार्टर ऑफ ड्यूटीज या जो SOPs होती हैं, यू ट्रस्ट में शायद इवन वो तक ना पढ़ो, अब तो 3 साल एक लिहाज से गुजर चुके हैं। दूसरी मैं आपसे बताऊं कि यहाँ मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा अगेन काशिफ साहब को कि जो इनकी चॉइस थी चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाने की, और मैं इससे एक स्टेप और आगे बढ़ के कहूंगा, जो चीफ मिनिस्टर इन्होंने KP लगाया, दे बोथ वर वेरी वीक। वाई? बिकॉज अगर पंजाब के अंदर चाहे वो एक टोपी ड्रामे करता रहता है ना, शहबाज शरीफ की आप बात करते हैं, ही हैड अ वेरी फर्म ग्रिप। वाई? बिकॉज उसने 25-30 ब्यूरोक्रेट रखे थे, उनके सर के ऊपर एक्चुअली उसने पूरे 10 साल पंजाब को चलाया, आगे चला के रखा। मैं एक आपसे करूं, हर शख्स काम करने के लिए तैयार होता है, उसको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं काम नहीं करूंगा
तो हाँ जी ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मैं आज आपसे कहने को तैयार हूँ, आपने 6 या 7 आईजी चेंज किए, 5 आपने चीफ सेक्रेटरी चेंज किए, उनको तब्दील करने की जरूरत नहीं थी। 2 आईजीज को आप घर भेज देते, 2 आप चीफ सेक्रेटरीज को घर भेज देते बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी। एंड लेट मी टेल यू, अब बड़ा क्लियर मैसेज ब्यूरोक्रेसी को जाना था। तो मेगा आईजीज को आप फौज समझे बैठे हैं। मुझे बताइए किसी को घर कैसे भेजा जा सकता है, कि कौन सा एलिगेशन लगाएंगे, कैसा प्रूव करेंगे? बादशाह तो है नहीं, वो कोर्ट्स में आके स्टे ले लेंगे। आप ऐसे इनएफिशिएंट लोगों को, इनइफेक्टिव लोगों को ऐसे घर भेजते हैं जैसे पाकिस्तानी फौज जो है वो अपने अफसरों को घर भेजती है उनकी गलतियों के ऊपर। एक गलती होती है, फौज का कानून और है, ये और है। दिस इज द प्रॉब्लम ना, यही तो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज पीटीआई ने वो वीकनेसेस शो की इस ब्यूरोक्रेसी को, इन मुख्तलिफ इदारों को, और नतीजा ये निकला कि इन्होंने काम करना छोड़ दिया। और मैं एक और आपसे अर्ज करूंगा, ये ब्यूरोक्रेसी और जो पिछली हुकूमतों के पॉलिटिशियंस थे, ये मिल के दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट रहे थे। अब नेचुरली वो थोड़ा सा सख्ती आई, तो ये ब्यूरोक्रेसी इन पिछली जो हुकूमतें और आपकी अपोजिशन है, ये अभी भी हैंड इन ग्लव काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर। और इनको अभी भी उम्मीद है, मैं आपको ये बताऊं, वो पंजाबी जो हैं या पंजाब के लोग, या अभी भी उनका दूध उतरा था नून लीग के लिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस तरह के इलेक्शन हुए कैंटोनियल बोर्ड्स के अंदर, उसका भी थोड़ा सा आपको सर्ज जो है वो आपको नजर आई होगी। मैं अगेन कहना चाहता हूं ये पीटीआई के लोगों को कि अगर इन्होंने अगले 1.5 साल के अंदर अपने आप को दुरुस्त ना किया, अपने आप को बेहतर ना किया, और अनफॉर्चुनेटली आप उठते कि पाकिस्तान की भी बदकिस्मती होगी कि अगर ये नून लीग आई तो ये पीटीआई वाले सारे जेलों के अंदर होंगे, मैं आपको बताऊं, बिकॉज ये इनको पता है नून वालों को कि इनके साथ करना क्या पीटीआई वालों के साथ। क्योंकि देखे ना, जब एक दफा बंदा अदालत जाता है तो उसको अगले कई दिनों तक समझ नहीं आती। साहब हमने टाइम हमारा खत्म होता है, जरा सीमा को जवाब दे लेने दें। इसी का ब्लेम तो आप फिर हमें कर सकते हैं, बट सॉरी टू से करप्शन का एलिगेशन हम पर नहीं आ सकता, इसलिए कि हमारे में कोई इस तरह का बंदा नहीं है। आप इनकम्पिटेंसी की बात कर तो पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपको देख के मक्खी निकल। सीमा कह रही है कि हम पर कोई इल्जाम नहीं है, और सीमा को ये पता होना चाहिए इन लोगों को। नहीं, नून वाले इनको इल्जाम के बगैर जेलों में डालेंगे, ये मैं बता दूं, बिकॉज ये वो बड़े मास्टर हैं इन सारी चीजों के अंदर। ठीक कह रहे हैं, पुलिस उनके साथ काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ काम करेगी, और ये वुकला वक्त खत्म हो गया। टाइम मलिक साहब आपको बात करेंगे कि क्या आपको ताजरान जो हैं, जो धरना दिए बैठे थे इस्लामाबाद में, उनकी वो टूट गई है, आधे एक तरफ हो गए। मसला वही है काशिफ बशीर खान साहब वाला कि मुझे बताइए ये पुरानी नारकली है, लिबर्टी है, ताजर टैक्स नहीं देते। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं उनकी हमायत नहीं करता, लेकिन मैं जो जेन्युइन हालात हैं कि एक बात शायद मेरे सामने बैठे हैं, काशिफ भाई इधर बैठे हैं, मैडम इधर बैठी हैं, ये सच है। देखिए आपका जो सारा एडवांस टैक्सेशन का निज़ाम है वो मैन्युफैक्चरर को बाउंड करता है, इंपोर्ट के ऊपर बाउंड करता है कि वहां मैंने रिटेल प्राइस तक को मार करके टैक्स कलेक्ट कर लेना है, फिर वो किस चीज की डॉक्यूमेंटेशन दे। और डॉक्यूमेंटेशन में देखिए आपको इदारे को क्रेडिबल बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि अगर एक एफबीआर गलत नोटिस सर्व करता है तो उसको सजा हुई। चलो जब आप नहीं करते लास्ट कमेंट देखिए इस बात पर लास्ट कमेंट्स दें कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि मैं बात करने को तैयार हूँ, वो बात नहीं करेंगे, क्या समझते हैं कि सिस्टम बचा रहेगा या ये कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि मियां शहबाज साहब भी इस्लामाबाद पिंडी में जलसे करके आज देखिए आपके परसेप्शन को लोगों को बताने में कामयाबी शायद हो चुके हैं। मेरी कहीं ना कहीं बात हो रही है। आपके सवालात में 2-3 सवालात मैं इतनी कोशिश करता हूँ। देखिए अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेगी, फेयर इलेक्शन कभी भी नहीं चाहेगी कि वो पाकिस्तान में हो, क्योंकि 70 के बाद के तमाम इलेक्शंस जो अवामी मैंडेट था वो दैट वाज स्टील रिग्ड, और उसका बेनिफिशरी हमेशा नवाज शरीफ रहा। तो उस तनाज़र में मैं समझता हूँ कि PMLN जो कि ज़ाहिर है कि अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, वो EVM हो या कोई और मतलब इस्लाहात हो उसकी तरफ नहीं जाएगी। दूसरी बात जो परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, लोग अब इतने देखिए सोशल मीडिया के भी दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दूसरा मीडिया पहले से था प्रिंट मीडिया, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं कि 35 साल में लुटने के बाद भी अगर आप मियां शहबाज शरीफ के परसेप्शन फैलाने पे अगर मतलब वो लोग आएंगे। और मैं आई वाज सरप्राइज कि 2 दिन पहले मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नैब के चेयरमैन के लिए मुझसे किसी ने मशवरा नहीं किया। आई एम सॉरी कि शर्म आनी चाहिए ऐसे एक लीडर को ये बात कहते हुए कि जो मतलब दलदल में दसा हुआ है करप्शन की, और उसके बेटा, उसका दामाद और दोनों बेटे बल्कि, और ये सारी फैमिली है वो उसमें करप्शन में डूबी हुई फैमिली है, और वो कह रहा है
कि चेयरमैन नैब लगाने के लिए किसी मशवरा नहीं किया? इस कौम को सोचने की जरूरत है। वन लाइन ये है कि क्या मुझे बताइए, आपने इस पीरियड में कोई आप रिफॉर्म, नंबर वन, दूसरा ये किसों को अंजाम तक पहुंचा सकेंगे? रिफॉर्म किस में सॉरी? ये को रिफॉर्म करेंगे आवाम के लिए? बिल्कुल रिफॉर्म करेंगे। रिफॉर्म के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ हमारे पास मौजूद है, मगर बात फिर वही आ जाती है, जब लेजिस्लेशन होती है, जब हम पार्लियामेंट में बात करते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए कि उनको सबको अपने जान के लाले पड़ जाते हैं। अब देखें, एक छोटी सी मैं आपको बात करती हूँ कि वो ये बच्चों के जो रैपिस्ट थे उनके फांसी के लिए, सजा के लिए कहा गया, क्योंकि मेरा ताल्लुक चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से है, तो मैं ये बात जरूर यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि जब ये फांसी की सजा के लिए पार्लियामेंट में करारदाद पेश की गई, सबसे ज्यादा आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसकी जो है वो सख्त इसके खिलाफ खड़े हो गए। तो एक चीज जो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव होके देना ही नहीं चाहते, तो कौन सी लेजिस्लेशन और कौन से रिफॉर्म? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉर्पोरेशन अगले इलेक्शन तक ये कुछ बहुत शुक्रिया। मैं पैनल नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, हम उम्मीद ही और तो कोई कर सकते हैं कि ये जो कौमी नुमाइंदे हैं ये कोई अवाम की खिदमत कर सकेंगे, वरना ये सिस्टम हमारे किसी काम का नहीं है। ये जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये अवामी जमहूरियत नहीं, ये एक विरासत है और प्राइवेट लिमिटेड फर्में इस पर काबज हैं। आप और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।